Myself Irfan Wani and you are watching Irfan Search Academy. Today we will discuss about the important topic as far as this atomic structure is concerned, that is quantum theory of radiations. देखिए स्टूडेंट्स, दिस क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन जो आपके पास है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आगे जाके हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ लेंगे, जो कि आपके पास एनर्जी चेंज जो भी होगी, जहां पे एनर्जी का कंसेप्ट आपके पास आएगा, एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी, वहां पे इस क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन को हम यूज कर सकते हैं। किसी भी रेडिएशन की एनर्जी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, किसी भी एनर्जी की कैलकुलेशन किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, वो सारी चीजें जिस भी पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है वो आप क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन में पढ़ लोगे। दिस थ्योरी इज आल्सो नोन एज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बिकॉज दिस थ्योरी वाज फर्स्ट गिवन बाय मैक्स प्लैंक इन 1901। देखिए, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की अगर हम बात कर ले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन जो है, बहुत सारी चीजें इसने एक्सप्लेन किया है हमारे पास, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से उनके बारे में। लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इट टेल्स अस दैट लाइट any body which emits a radiation, that's called hot body अगर आपके पास होगा तो उस टाइप की एनर्जी को हम रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। कोई भी हॉट बॉडी आपके पास हो, वो हॉट बॉडी इमिट करती है रेडिएशन कंटिन्यूअसली। या आपके पास कोई हॉट बॉडी है, इससे एनर्जी जो निकलती इमिट होती है, दैट इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी, एंड दैट रेडिएंट एनर्जी emitted by that body, it is always continuous in nature. It means the energy emitted, it is defined for every value of time. मतलब ये अगर आपके पास 10 सेकंड तक एनर्जी निकल रही है, टाइम ऐसा कोई टाइम नहीं होगा 0 से 10 सेकंड तक, कोई भी ऐसा इंटरवल नहीं होगा या कोई भी ऐसा पर्टिकुलर इंस्टेंट नहीं होगा जब रेडिएशन यहाँ पे इमिट नहीं होगी। हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे एनर्जी इमिट होगी। लाइक दैट, जैसे आप कहते हैं कि कोई भी चीज आपके पास, हम अगर वेव्स की बात करें या हम यहाँ पे कर्व की बात करें, एक कंटिन्यूअस कर्व है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन का ये कर्व है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस का मतलब है, अगर हम यहाँ पे देख ले, फॉर एग्जाम्पल ये कोई आपके पास y और ये x है, y is defined for every value of x। अगर इस इंटरवल से इस इंटरवल तक देखिए, यहां से लेकर यहां तक आपके पास x1, ये x2, x1 से लेकर x2 तक जो आपके पास y है, इट इज डिफाइंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। अगर ऐसी कोई आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है, हर कोई फिजिकल क्वांटिटी या कोई भी, जैसे आप फंक्शंस में पढ़ते हो, ग्राफ्स के बारे में पढ़ते हो, जो हर एक इंस्टेंट पे डिफाइंड हो, उसको हम कंटिन्यूअस चीज कहते हैं, ठीक है। लाइक दैट, फॉर एग्जांपल कभी कभार ऐसा होगा, ये यहाँ पे डिफाइन नहीं है, यहाँ पे डिफाइन नहीं है, यहाँ पे डिफाइन, यहाँ, तो दिस इंटरवल ऑफ एक्स पे, यहाँ पे पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ एक्स पे, ये जो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ एक्स है यहाँ पे ये डिफाइन है, इस चीज को हम डिसकंटिन्यूअस कहेंगे। अगर ऐसा समझे कि अगर आपने ग्राफ डाल दिया, अगर आपका पेन उठ गया तो डिसकंटिन्यूअस, अगर आपका पेन लगातार चल रहा है तो कंटिन्यूअस चीज बन गई, ठीक है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल हम देते हैं जिसके बारे में हम एक्सप्लेन करवा सकते हैं कि कंटिन्यूअस चीज क्या होती है और डिसकंटिन्यूअस चीज क्या है। आगे जाके इसके बारे में पढ़े, हमें कंटिन्यूअस यहाँ पे हमें जो टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम पढ़ना है, वहां पे हम यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। देखिए, पहली चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने हमें क्या बताया था कि जो भी रेडिएंट एनर्जी होती है, कोई भी हॉट बॉडी जो इमिट करती है, वो हमेशा रेडिएंट हुई कंटिन्यूअस इन नेचर होती है, ठीक है। तो इसकी मदद से हमने बहुत सारी जो भी फिनोमेना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, वो एक्सप्लेन किया। लाइक दिस थ्योरी, इट कुड एक्सप्लेन द फिनोमेना पोलराइजेशन ऑफ लाइट। दिस थ्योरी कुड एक्सप्लेन वेरी वेल द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। नॉट ऑल फॉर लाइट, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पर्टिकुलर हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं। इट कुड एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन, इट कुड एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन, उसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, बचपन से पढ़ के आ रहे हो। रिफ्लेक्शन क्या चीज होती है, रिफ्लेक्शन इज बेस्ड अपॉन द, जो कि लाइट का है वो कौन सा नेचर, वेव नेचर पे डिपेंड करता है। इस तरह इसने एक्सप्लेन किया, आप पढ़ लोगे डाइफ्रैक्शन एटसेट्रा। कुछ फिनोमेना है जो कि
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट ऐसे भी हमारे पास कुछ फिनोमेना है जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होते हैं। सर व्हाट आर दोस फिनोमेना? लाइक हमारे पास जो फिनोमेना यहां पे है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइक हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, लाइक हमारे पास कॉम्पटेंस इफेक्ट। ये इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स है जो कि आपको स्टडी करना है as far as your IIT JEE और NEET examination is concerned. These phenomena are very important. आप क्लास 12th में पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायवर्स, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ो। 11th क्लास में पढ़ना, आपको वेव्स में पढ़ना, लाइक ऑसिलेशन वेव्स में पढ़ लोगे, फिजिक्स में आप पढ़ लेंगे, वहां पे ऑसिलेशन वेव्स का जो कंसेप्ट है वहां पे पढ़ लेंगे। जहां पे वेव्स का कंसेप्ट आएगा ये चीजें आपको दिखाई देगी। यूजुअली इसको डिस्कस अच्छे से या पूरे डेप्थ से जो हम पढ़ते हैं वो क्लास 12th में पढ़ते हैं। लाइट में सारी चीजें आती है, वहां पे हम डिस्कस करते हैं। ये चीजें आपको क्लास 11th में ही डिस्कस करनी है, आगे जाके इन चीजों को हम देख पाएंगे। ठीक है, कॉम्पटेंस इफेक्ट। देखो ये कुछ ऐसे इफेक्ट्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के, पर्टिकुलर हम यहाँ पे लाइट के बारे में पढ़ते हैं। ये वो वाली आपके पास इफेक्ट्स है जो कि आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। और जो भी रेडिएशंस है उनका वेव नेचर अगर हम कंसिडर कर ले, उन पे हम यहाँ पे इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज तो लिमिटेशन आ गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की। अब इस लिमिटेशन को फुलफिल करने के लिए, इस लिमिटेशन को हमें ओवरकम करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसी भी मतलब ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए जिसकी वजह से ये एक्सप्लेन हो सकते हैं। तो पहली बार जो इन फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास थ्योरी जो दी, दैट वाज प्रोवाइडेड बाय मैक्स प्लैंक। और मैक्स प्लैंक ने 1901 में अपनी थ्योरी दी, and that theory is called the quantum theory of radiations. According to this theory, जो भी आपके पास रेडिएंट एनर्जी है, अगर आपके पास कोई हॉट बॉडी सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे हॉट बॉडी सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इमिट्स रेडिएशंस, बिकॉज आपको पता है रेडिएशन इमिट करेगा। बट ये जो रेडिएशन है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। ये जो रेडिएंट एनर्जी होती है, this is emitted by a body not continuously but discontinuously. Very important. This radiant energy, it is emitted by a hot body, emitted discontinuously, not continuous, very important, discontinuously. It means कि at every instant of time ये रेडिएशन आपके पास, इसकी जो एनर्जी होगी जो इमिट हो रही है एट एवरी इंस्टेंट पर आप डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि जिस तरह अभी मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल अगर रेडिएशन ग्राफ ऐसे देखे एनर्जी के बारे में, उनकी एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे टाइम देखे, तो मैं कहूंगा यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस इंटरवल ऑफ टाइम से लेकर इस इंटरवल ऑफ टाइम तक अगर मैं देखूं यहाँ पे एनर्जी का ग्राफ कैसा है, अगर ऐसा कुछ ग्राफ है मैं कहूंगा कंटिन्यू, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने कहा, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, क्या कहा इसमें, ये जो एनर्जी इमिट हो रही है इट इज डिसकंटिन्यूअस। इट मींस नॉट एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम द एनर्जी इज इमिटेड बाय अ रेडिएंट सोर्स और हॉट बॉडी। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे डिफाइंड है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डिफाइंड नहीं है। That's why we say that this is discontinuous in nature, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज आई, यहाँ पे आप ये जो रेडिएंट एनर्जी होती है कंटिन्यूअसली नहीं होती है, इट इज डिसकंटिन्यूअस इन नेचर एंड दिस एनर्जी इज इमिटेड डिसकंटिन्यूअसली in nature by a radiant source, or this radiant energy is emitted discontinuously in the form of small packets of energy, in the form of small packets of energy. Those small packets of energy, मतलब जो भी सोर्स आपके पास है इमिट करता है रेडिएशन, मान लो इमिट करता है रेडिएशन। अब जो आपके पास स्मॉलेस्ट पैकेट, जिसमें जो स्मॉलेस्ट हिस्सा आ जाएगा, जो रेडिएशन इमिट होती है किसी भी सोर्स से, जो स्मॉलेस्ट हिस्सा उस रेडिएशन का आएगा उसको हम कहते हैं
क्वांटम ऑफ एनर्जी, क्वांटम ऑफ एनर्जी। That's why this theory is also known as Planck's quantum theory। इस theory को दूसरा नाम ये भी देते हैं, मशहूर नाम है Planck's quantum theory, because this was given by Planck। And what about why quantum? Because जो भी radiant energy होती है, it is emitted by a source, radiant source, in the form discontinuously in the form of small packets of energy, and those small packets of energy are called quantum of energies or quantum of energy। ठीक है, प्लूरल में हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं क्वांटा, क्वांटा इज अ प्लूरल, क्वांटा, क्वांटा मींस इट्स यहाँ पे एक कहेंगे प्लूरल है किसका, क्वांटम। जब बहुत सारे क्वांटम्स मिलते हैं तो उसको हम क्वांटा ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, इज दैट ऑल क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास अब ये जो क्वांटा है, इसकी एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? हाँ सर, इमिट करता है, सोर्स आपके पास इमिट करता है रेडिएशन। जब इमिट करता है रेडिएशन, उस रेडिएशन जो आपके पास वहां पे उसकी एनर्जी जो होगी वो किसके बराबर होगी, किस चीज पे डिपेंड करे? इस क्वांटम की एनर्जी जो होगी ये कितनी होगी? क्वांटिटेटिवली आल्सो, नॉट क्वालिटेटिव। थ्योरेटिकली आप बता रहे हैं हाँ इस पे ऐसी चीजें क्वांटम ऑफ एनर्जी निकल, लेकिन ये क्वांटम ऑफ एनर्जी एक्चुअली आपके पास इसकी एनर्जी इन क्वांटिटी कितनी है? ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे रेडिएशन होगी, इस रेडिएशन की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, और ये जो रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है ना, इस क्वांटम की जो एनर्जी है उसी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक, Max Planck argued that this energy of each quanta, energy of each quantum, energy of each quantum, एक एक quantum of energy, इसकी energy है ना, ये depend करती है frequency, it is directly proportional to nu। Nu means frequency of the radiation, it is the frequency of emitted रेडिएशन। ठीक है, तो ये एनर्जी अब हमें पता चले, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी इमिटेड रेडिएशन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होगा आपके पास, जो भी रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है आपके पास, लाइक दैट ऑफ लाइट आपके पास है, लाइट में आपके पास 7 कनेक्शन, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड। कैसे बता देते हो आप वायलेट की सबसे ज्यादा एनर्जी है? कैसे बता देते हो कि रेड की आपके पास सबसे कम एनर्जी है? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। रेड की आपको पता है सर वेवलेंथ ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी कम है, एनर्जी कम है, तो इट डिपेंड्स अपॉन दिस फ्रीक्वेंसी। वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इट मींस उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इमिटेड जो भी रेडिएशन इमिट होगी, इसमें क्वांटम ऑफ एनर्जीज होगी। ठीक है, ये क्वांटम ऑफ एनर्जी, एक क्वांटम की एनर्जी डिपेंड करती है उस फ्रीक्वेंसी पे जो इमिटेड रेडिएशन की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा, दैट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो h आपके पास है टर्म एज प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, and in SI unit it has a value h equal to 6.626 into 10 to power minus 34। अगर आप यहाँ पे इसके यूनिट देखोगे, प्लैंक्स कांस्टेंट इट्स एनर्जी का जूल है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का सेकंड पर सेकंड है, ऊपर जाएगा तो सेकंड आएगा, इट विल बी जूल सेकंड। ठीक है, सीजीएस सिस्टम में अगर देख ले इसका यूनिट क्या आ जाएगा, एच का वैल्यू जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल 6.626 into 10 to power। आपको पता है एक जूल कितने अर्ग्स होते हैं? सर आई रिमेम्बर 1 जूल इक्वल टू 10 to power 7 अर्ग्स। आपको पता होगी एक जूल कितना होता है? 10 to power 7 अर्ग्स। जब यहाँ पे डालेंगे 10 to power 7, इट कम्स आउट टू बी 10 to power minus 2437, 10 to power minus 27 अर्ग सेकेंड। बिकॉज ये एसआई सिस्टम में है और ये सीजीएस सिस्टम में है। ठीक है, इसको एमकेएस सिस्टम भी कहते हैं। आप यहाँ पे स्टैंडर्ड नेम है इसका, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में आप देते हैं इसका। ठीक है, तो इट्स 6.626 into 10 to power minus 34 joule second, and in सीजीएस यूनिट इट इज 6.626 in 10 to power minus 27 erg second। erg is the unit of energy or work, and work is the form of energy। एनर्जी का यूनिट है इन सीजीएस सिस्टम। टाइम का सेकंड है, सीजीएस में हो, एफपीएस हो आपके पास, चाहे एसआई सिस्टम हो, सेकंड है। ठीक है, और एक जूल होता है 10 to power 7 अर्ग्स, यू कैन कन्वर्ट दैट। ठीक है,
तो ये अगर आपके पास कोई भी आपके पास सोर्स होगा, सोर्स की जो एनर्जी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी पे करेगी, ठीक है। तो क्वांटम ऑफ एनर्जीज निकलेगी वहां से, क्वांटम एनर्जी, एक एक क्वांटम की जो एनर्जी है उस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, ठीक। कितने क्वांटम निकलेगी यहाँ पे भी निकाल सकते, सोर्स की इतनी एनर्जी है, एक क्वांटम की इतनी एनर्जी है, डिवाइड कर लो, आपको निकलेगी कितने नंबर ऑफ क्वांटम ऑफ यहाँ पे एनर्जीज निकली वहां से, ठीक है। तो भी कैलकुलेट हम यहाँ पे करते हैं, दैट विल नंबर, ठीक है, वो तो नंबर आएगा। ये तो ये नंबर फ्रैक्शन नहीं होगा बिकॉज आधा तो नहीं निकलेगा, ये पूरा 1 2 3 इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देख लिया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, तो इसके बाद अगर हम देख लें, हमारे पास एक रेडिएशन है वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दैट्स विजिबल लाइट, ठीक है। तो विजिबल लाइट की बात अगर हम कर ले, आपको पता कि एल्बर्ट आइंस्टीन argued that light, it consists of stream of particles. Light जो आपके पास है, it consists of, light जो आपके पास है, light consists of stream of particles. Light consists of stream of particles. Okay, and those stream of particles known as photons. भाई ये कोई दूसरा नाम नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो क्वांटम है, क्वांटम का मतलब यहाँ पे फोटॉन है, ठीक है। तो वहां पे एल्बर्ट आइंस्टीन ने ये कहा कि वहां पे पार्टिकल्स है, और वो पार्टिकल का नाम उसने दिया वहां पे फोटॉन है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन इट कैन बी गिवन बाय प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, E is equal to h nu. It is the energy of each photon, ठीक है। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। E is equal to mc स्क्वायर, पढ़ा होगा आपने एल्बर्ट आइंस्टीन ग्रेट इक्वेशन, E is equal to mc स्क्वायर, एनर्जी मास रिलेशनशिप। सर ये आपको पता है c is where c is the speed of light, and you know that speed of light is 3 into 10 to power 8 meter per second in SI system. m is the mass. अब एक चीज है, मास तब आप जिक्र करते जब किसी चीज को पार्टिकल जिक्र कर लोगे। फ्रीक्वेंसी, इट इज अ वेव पैरामीटर। लाइट की आपने पढ़ा होगा, लाइट ये फिनोमेना भी दिखाता है, कौन से, जो हमने इससे पहले डिस्कस किए थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोलराइजेशन, लाइट डायफ्रैक्शन दिखाता है, लाइट इंटरफेरेंस दिखाता है, लाइक रिफ्लेक्शन दिखाता है, ठीक है। लाइट तो ये भी दिखाता है, जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट दिखाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कॉम्पटेंस इफेक्ट, ठीक है। व्हाट आर दोस बाय, वो जो आपके पास एक्सप्लेन किए जाते हैं, दैट्स ऑन द बेसिस ऑफ जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पे करते हो डिस्कस, ठीक है। तो यार किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, तो लाइट के यहाँ पे दो नेचर है, दैट्स व्हाई लाइट इज कंसीडर्ड टू हैव अ ड्यूअल नेचर। लाइट का कौन सा नेचर है, ड्यूअल नेचर, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे एनर्जी ऑफ ईच फोटोन निकालना, एक क्वांटम का निकालना, किसी भी एक रेडिएशन का निकालना, जिक्र किया, इस एक रेडिएशन की एनर्जी बताओ, एक क्वांटम की एनर्जी बताओ, एक फोटोन की एनर्जी बताओ। आप हर किसी में यूज कर सकते हो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, नोइंग द फ्रीक्वेंसी। आल्सो दिस कैन बी आल्सो कैलकुलेटेड एज, ऐसे हम इसको कर सकते हैं इफ यू नो द वेवलेंथ, ठीक है। देखिए हमें ये चीज भी पता है, C इज इक्वल टू न्यू लेमडा, ठीक है। तो न्यू आ जाएगा C अपॉन लेमडा, बिकॉज ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जितनी भी दे ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो लाइट की जो स्पीड, उसी स्पीड से जब आप 3 into 10 to power 8 meters per second, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, उस स्पीड से भागते हैं। अगर हम यहाँ पे देख ले, फिर E का वैल्यू क्या आ जाएगा, E विल बी इक्वल टू hc अपॉन लेमडा, ठीक है। ऐसे भी लिखो, E इज इक्वल टू h न्यू लिखो, E इज इक्वल टू hc बाय लेमडा लिखो, ठीक है। इस फॉर्म में अगर आपको वेवलेंथ पता है, एनर्जी आप निकाल सकते हो, अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता, आप एनर्जी निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी चीज क्या हम डिस्कस यहाँ पे कर लेंगे, अगर आपके पास 1 मोल ऑफ फोटॉन होगा, अगर आपके पास 1 मोल ऑफ फोटॉन होगा, ठीक है,
उनकी कुछ एनर्जी होगी। आपको पता है सर 1 मोल बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, 9th क्लास से पढ़ के आ रहे हैं सर, 1 मोल कितना, 1 मोल इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट्स नोटेड बाय Ne, आपको पता है इसका वैल्यू 6.022 into 10 to the power 23, शायद यहाँ पे फोटॉन्स हो गए, ठीक है। ठीक है, अब एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, तो किसे डिस्कस करें, E इज इक्वल टू Na H न्यू, और इसको ऐसे लिख सकते हैं Na into Hc अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो ये जो आपके पास एनर्जी निकली एक फोटॉन की इतनी है, 1 मोल की कितनी है, मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर, द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन, दिस टर्म्ड एज 1 आइंस्टीन, 1 आइंस्टीन इट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक टुडे, जो कि हमने डिस्कस किया था क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, जो आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर आगे जाके आप पढ़ लोगे, आगे जाके हम पढ़ लेंगे सर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ लोगे, बोर्स मॉडल ऑफ एटम जिसने एक्सप्लेन किया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया, आगे जाके हम पढ़ लेंगे डिफरेंट ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ लेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वहां पे ऑर्बिटल की एनर्जीज किस पे डिपेंड करती है, बोर्स मॉडल ऑफ एटम में डिफरेंट शेल्स की एनर्जीज किस पे डिपेंड करती है, उन सारी चीजों के बारे में वहां पे भी आपके पास एनर्जी का कंसेप्ट जो लगता है, वहां पे जो फॉर्मूला जो दैट्स बेसिक जो फॉर्मूला है ये है आपके पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की जो ये इक्वेशन है, E इज इक्वल टू h न्यू और E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, ठीक है। तो इससे ये भी आपको पता चला मोर इज फ्रीक्वेंसी, एनर्जी उसकी कम ज्यादा होगी, और मोर इज वेवलेंथ, एनर्जी कम होगी, एनर्जी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा, फिर एनर्जी कम हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। दीज आर इनवर्स टू ईच अदर, दीज आर डायरेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी कुछ न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करते हैं, उससे आपकी एक्सप्लेनेशन जो हमने यहाँ पे खुद की एक्सप्लेनेशन दी वो अंडरस्टैंड अच्छे से हो जाएगी, ठीक है, आप भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। तो बेसिक चीजें, क्योंकि कल को आपको जो एंट्रेंस में क्वेश्चन आ जाएगा, यूजुअली वो थ्योरेटिकल पोर्शन आपके पास 20-30% होता है, ठीक है। यूजुअली जो आपके पास क्वेश्चन आता है वो दैट्स फुली बेस्ड अपॉन न्यूमेरिकल पोर्शन, ठीक है। तो यू हैव टू स्ट्रॉन्ग योर कंसेप्ट्स, पहली चीज आपके पास कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। फिर अल्टीमेट, बिकॉज यू हैव टू, कोई बच्चा आपके लिए बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई बच्चा आपके पास एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, किसने प्रिपेयर भी किया होगा, ठीक है, किसी का रिवाइज होगा यहाँ पे ये सीख के, ठीक है। तो एक चीज ये है कि आपके पास अपनी बेसिक्स को अगर आप क्लियर कर पाओगे, कोई नहीं आपको रोक सकता है, बिकॉज देखिए आगे बढ़ने के लिए इतना नहीं है कि सर मुझे कल को IIT क्रैक करना है, कल को नीट क्रैक करना है, ठीक है, कल को मुझे एम्स में जाना है, ठीक है। हर किसी का ये ड्रीम नहीं होता है। ऐसे मेरा एक फंडा है कि आप ऐसा पढ़ो कि दूसरों को भी सिखा सकते हो। आपकी बहन है, ठीक है, पूछेगा कल को आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में, अगर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया है होगा इसको, तो आप इसको उसको भी सिखा सकते हो अच्छे से, जो आपके क्लासमेट्स है, चाहे घर वाले, कोई भी आपके पास भाई हो बहन हो, उसको भी एक्सप्लेन करवा सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ऐसा कर लोगे, सीखा तो सीख के एक कान से सुना, दूसरे कान से छोड़ा, या एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया, बस इतना ही नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी बेसिस, कल को आपका डिबेट होगा किसी जगह, साइंस पे होगा, किसी और चीज पे होगा जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो वहां पे आपके पास जब आप कोई आपसे पूछेगा, जब उसको यहाँ से एक्सप्लेनेशन ऐसे मिलेगी, एक नहीं भाई, एक ग्रेविटी वाला पॉइंट इसने कहा, ठीक है, ग्रेविटी मतलब एक फोकस, वो पॉइंट बताया जो मतलब एक इंसान मतलब उसके दिमाग में आसानी से नहीं आएगा, ठीक है। तो दूसरा बंदा वहां पे सोचेगा कि नहीं, इसके जो बेसिक्स है इसके इस टॉपिक के रिलेटेड बहुत क्लियर है, ठीक है। तो कल को जो जी में क्वेश्चन आता है, जी में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, पहाड़ जैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो वहां पे बेसिक्स पे आता है, बेसिक्स आपके पास क्लियर है तो आप अच्छे से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई भी बोर्ड लेवल का एग्जाम हो, अच्छे से क्रैक कर सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए पहली न्यूमेरिकल ऐसे डिस्कस करते हैं, आपके पास सोर्स है, सोर्स की वेवलेंथ जो है दैट इज 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो सोर्स है उससे एक रेडिएशन निकल रही है, ठीक है, उस रेडिएशन की जो वेवलेंथ है दैट इज 4000 एंगस्ट्रॉम। तो आपको बताया गया, बताओ उसकी एनर्जी कितनी होगी,
ठीक है। तो वेरी इजी आप कैलकुलेट कर सकते हो। सर एनर्जी के बारे में हमें पता है कि E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, ठीक है। तो H का वैल्यू हमें पता है 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ठीक है। इनटू आपको पता है C का वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। ड्यू टू लैम्डा का जो वैल्यू यू कैन कैलकुलेट दैट इज 4000। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मीटर। आपको पता है एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है, इट इज 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लोगे 10 टू पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, यस यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सॉल्व करके आपका कुछ आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वेरी इजी, अगर आपको पता होगी ये बेसिक चीज पे आप यहाँ पे न्यूमेरिकल है ये, आपके पास पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ठीक है। तो कुछ ऐसे कभी कभार ऐसा भी पूछा जाएगा, आपके पास सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, या एक रेडिएशन है, उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी देख के है, मान लीजिए उसकी फ्रीक्वेंसी देख के है दैट इज इट इज 6.3 इंटू 10 टू पावर 4 हर्ट्ज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी और पर सेकंड, ठीक है। तो उसकी एनर्जी आप बताओ, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। E इज इक्वल टू एच न्यू, बताओ कि H का वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, ठीक है, इंटू इसका वैल्यू जो आपके पास दैट्स 3 इंटू 10 टू पावर 4। And if you solve this very easy, 6 3 are 18, 8 1 carry, 3 2 are 6 7, 6 3 are 18, 8 1 carry, 6 3 are 18, 19, 19.878 into 10 to power minus 34 plus 4 it is minus 30 और एनर्जी का वैल्यू जूल्स। आप इसको अर्ग्स में भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, ठीक है। ये बेसिक न्यूमेरिकल आपके पास है। दूसरा ऐसा हो सकता है आपके पास न्यूमेरिकल ऐसी हो सकती है, आगे की थोड़ा लेवल हम बढ़ाएंगे इसमें, 0 लेवल से स्टार्ट किया हमने, थोड़ा आगे आगे जब बढ़ लेंगे लेवल भी दिन ब दिन आपकी इनक्रीज होती जाएगी, क्योंकि आप में से कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो अच्छे से पढ़ा होगा, कुछ बच्चे ऐसे भी सोचते सर बेसिक चीजें हमने पढ़ा है अच्छे से, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, मुझे ये पता है कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास जो होंगे जैसे क्लास में होंगे, या मैं कहूंगा क्लास जब भी मैं पढ़ाता हूँ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स एवरेज होते हैं, ठीक है। तो बेसिक चीज बेचारों को पता नहीं होती है, ठीक है। जब बेसिक चीज से हम स्टार्ट कर लेंगे, आगे आगे उनकी लेवल जब बढ़ती जाएगी, पूरे कंसेप्ट क्लियर हो गए, क्रिस्टल क्लियर हो गए, तो आगे कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, उसको आप अच्छे से हैंडल कर सकते हो और डिस्कस भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास दूसरी टाइप की न्यूमेरिकल ऐसी होगी, देख लीजिए, आपके पास एक सोर्स है, ठीक है। सोर्स की जो एनर्जी है, सोर्स की जो एनर्जी पहली है E1, इसका वैल्यू जो आपके पास है दैट इज 3 हर्ट्ज, सॉरी 300 जूल्स, लेट इट बी 300 जूल्स। दूसरा सोर्स है, उसकी एनर्जी जो है दैट इज 900 जूल्स, ठीक। आप बता दीजिए यहाँ पे रेशियो ऑफ देयर वेवलेंथ्स क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल λ1 बाय λ2 क्या होगा, ठीक है। तो इजी आपको पता है E1 किसके बराबर आएगा, इट विल बी hc बाय λ1, E2 का वैल्यू क्या आएगा, इट विल बी hc बाय λ2, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देख hc का वैल्यू कैंसिल होगा, इट विल बी λ2 अपॉन λ1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख ले λ2 अपॉन λ1 का वैल्यू क्या होगा, इट विल बी E1 अपॉन E2, E1 का वैल्यू 300 है, E2 का वैल्यू कितना है 900 है, ये कैंसिल होगा, 3 1 r 3 3 r, तो λ2 अपॉन सॉरी इट इज λ2 अपॉन λ1 इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो अगर हम बात कर ले λ1 अपॉन λ2 के बारे में, तो आएगा 3 अपॉन 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ पूछा जा सकता है आपके पास, बता दीजिए आपके पास एक सोर्स की अगर इतनी वेवलेंथ है, दूसरे सोर्स की कितनी वेवलेंथ होगी, ठीक है। या आपके पास एक सोर्स की एनर्जी जो आप अगर देख सकते हो λ1 हियर, इफ यू सी हियर, जो λ1 है, λ1 का वैल्यू अगर हम यहाँ पे देख ले, if you see here λ1 it is λ1 जो है it is 3 times λ2
इट मीन्स वेवलेंथ पहले की सोर्स की क्या है, ज्यादा है, तो इसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, इनवर्स है तो कम होनी चाहिए। आप देख लीजिए 300 जूल, लैम्डा 2 कम होगा है कि नहीं, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, उसकी एनर्जी ज्यादा, ठीक है। अब ऐसे भी अपने कंसेप्ट्स को यहाँ पे क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी सिंपल न्यूमेरिकल थी ये, ऐसी कुछ न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। कुछ अच्छी भी न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल उसमें डिस्कस करते हैं, तो उसके बाद हमारा आज का टॉपिक हम वाइंड अप करते हैं, ठीक है। देखिए आपके पास एक बल्ब है, ठीक है, आपके पास एक बल्ब है। बल्ब जो है ये इमिट करता है यहाँ पे रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन इसने इमिट की, रेडिएशन इमिट की थी, और रेडिएशन जो इमिट की उनकी जो वेवलेंथ है, उसकी जो वेवलेंथ है रेडिएशन है, उसकी जो वेवलेंथ है दैट इज लेट इट बी इट इज 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 नैनोमीटर, ठीक है। दैट इज नैनोमीटर इन डिफरेंस, अगर डिफरेंट यूनिट्स यूज कर ले तो कन्वर्जन भी यहाँ पे सीख सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इस बल्ब का जो पावर है, इस बल्ब का जो पावर है इट्स लेट इट बी इट इज 15 वाट्स, ठीक है। लेकिन जो आपके पास यहाँ पे एनर्जी इमिट होती है एज लाइट, क्योंकि बल्ब जो है ना ये लाइट भी देता है, अगर आप देख लोगे बल्ब अगर ऑन कर लोगे आप, लाइट भी देता है, लेकिन कुछ देर के बाद अगर बल्ब के पास जाओगे वो हॉट होता है, ठीक है, तो गर्म भी होता है, तो हीट एनर्जी भी प्रोवाइड करता है और लाइट एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। तो पूछा गया आपसे यहाँ पे ये जो आपके पास एनर्जी एज लाइट होती है इमिट, एनर्जी एज लाइट जो इमिट होती है, एनर्जी इमिटेड एज लाइट, वो इसका 8% है, 8% है, ठीक है। 8% जो भी एनर्जी टोटल निकलती है, जितनी भी एनर्जी टोटल निकलती है वहां से, उसका 8% एज लाइट एनर्जी वहां पे इमिट होती है। मान लो आपके पास 100% एनर्जी है, 8% एज लाइट निकल रही है, 92% आपके पास है एज हीट एनर्जी और वट एवर इट विल बी, ठीक है। तो साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी जो भी यहाँ पे होगा, तो हमें जो एनर्जी जितनी भी वहां से होगी उसका 8% एज लाइट यूज होगा। तो बताया गया आपसे, बताओ कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिट होगे पर 1 सेकेंड में, इमिटेड पर सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने फोटॉन्स इमिट हो गए, ठीक है। कैसे कर लेंगे, ठीक है, सोच लो, स्क्रीन को पास कर लो, दिमाग में इसको बिठा लो, कुछ आइडिया आ जाएगा, ठीक है। जब तक आप पेन कॉपी नहीं उठाओगे, जब तक आप कुछ नहीं लिखोगे, तब तक कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। एक फंडा याद रख लो, एक बार ये पेन उठाया ना आपने, ठीक है, तो कभी रुक नहीं सकते आप, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हो, कोशिश से मतलब है मेहनत कर रहे हो, और मेहनत का फल अच्छा ही होता है, ठीक है। तो जब तक आप कुछ नहीं, यहाँ पे कलम कॉपी नहीं उठाओगे, आपके पास कॉपी है, पेन है आपके पास, ऐसे देख रहे हो क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, सर खुद कीजिए, ठीक है। ऐसे जब तक हाँ सर ये दिया, ठीक है, एंड देखिए पावर है, सोचोगे पावर किसके साथ, एनर्जी के साथ कैसे रिलेटेड है, शायद एनर्जी के साथ रिलेटेड है, उससे एनर्जी निकालोगे, एनर्जी यहाँ वेवलेंथ देखिए, एनर्जी हमने पढ़ा इजी पढ़ा c/λ, तो कुछ ना कुछ कंसेप्ट आपके दिमाग में जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखो आपको पता है एक चीज, पावर किसके बराबर होता है, ठीक है। हमें पता है पावर जो बराबर होता है इट इज इक्वल टू, सिंपल लिखते हैं हम, मैं ज्यादा डिस्कस में नहीं जाऊंगा, ठीक है। उन्होंने क्या बताया, फिजिक्स में ऐसा कुछ पढ़ते हैं, रेट एट विच वर्क इज डन, सर ऐसे dw/dt, ठीक है। हाँ आई नो दैट इट्स dw/dt, सिंपली मैं ऐसा लिख सकता हूं, इट्स वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क जो आ जाएगी इट विल बी पावर इनटू टाइम, ठीक है।
अगर what will be this work done per unit time W upon T, it will be power, है कि work done upon time that's equal to power. वर्क असल यहाँ पे भी आप लिख सकते हो T per second that's equal to power. तो जो दिया गया हमारे पास ये पावर है, ये दरअसल दी गई है एनर्जी इमिटेड बाय सोर्स पर सेकेंड. इट इज द एनर्जी इमिटेड बाय सोर्स पर सेकेंड. तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे एनर्जी इमिटेड बाय सोर्स पर सेकेंड. ठीक है, एक सेकेंड में. ठीक है, टाइम से डिवाइड करके दैट ई हम लिखेंगे. ठीक है, दैट्स इक्वल टू, यहां पे हम दैट्स इक्वल टू पावर, इट्स इक्वल टू 15. जब पावर का यूनिट है वाट, आपके पास वाट यूनिट है. ठीक है, एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड दैट्स इक्वल टू हियर पावर. ठीक है, उसका जो वैल्यू आ जाएगा दैट्स 15 वाट्स. लेकिन इसकी 15% ही, सॉरी 8% ही एनर्जी यहाँ पे इमिट होती है एज लाइट. तो हम लिखेंगे एनर्जी इमिटेड एज लाइट. एनर्जी इमिटेड एज लाइट वो कितनी होगी? 8% ऑफ दिस 15 में, दैट्स 8 अपॉन 100 इंटू 15. ठीक है, तो इसको 5 3 आर, 5 2 आर, 5 0 आर. ठीक है, इसको 4 2 आर 8, 4 5 आर 20, 3 2 आर 6, इट्स 6 अपॉन 5. ठीक है, ये एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड. आपको पता है दिस एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड, लेट इट बी, इट इज ई डैश या ई स्टार. दिस ई स्टार इज इट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा. इट्स इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा. ठीक है, ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा. ठीक है, तो हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, या दिस एनर्जी इट्स इक्वल टू 6 अपॉन 5. दूसरा हम ये कह सकते हैं व्हाट इज दिस, ये पूरी जो एनर्जी एज लाइट इमिट होती है. ठीक है, अब इसको ऐसे देख लेते हैं. ये सोर्स है आपके पास, यहाँ पे एनर्जी जो लाइट निकलती है, टोटल एनर्जी वो है 6 अपॉन 5 पर सेकेंड. एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड. ठीक है, तो आपके पास ये एनर्जी है, दिस एनर्जी जो आपके पास है इमिट होगी एज लाइट होगी यहाँ पे. ठीक है, तो आपको ये चीज पता है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स. ठीक है, तो ये जो एनर्जी होगी यहाँ पे सोर्स से निकली है एज लाइट, कितनी निकली है? दैट्स 6 अपॉन 5. दैट्स एनर्जी इमिटेड पर सेकंड एज लाइट. ठीक है, एनर्जी इमिटेड एज लाइट, इसमें से पर सेकंड कितनी. लेकिन इस लाइट में कुछ फोटॉन्स होंगे जिनकी इतनी एनर्जी होगी. मान लो वो जो फोटॉन्स वो एन है, एक फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है? दैट इज, शाबाश, इट इज एच सी अपॉन लैम्डा. एन नंबर ऑफ फोटॉन्स की कितनी है? एन इंटू एच. और वो कॉन्स्टिट्यूट करके कितनी एनर्जी बनाएगी? जितनी इमिट होती है एज लाइट, दैट 6 अपॉन 5. वेरी सिंपल. नाउ यू कैन कैलकुलेट हियर एन का वैल्यू कितना होगा? इट विल बी 6, शाबाश, 6 अपॉन 5 इंटू लैम्डा का वैल्यू हमने बताया था 6000 एंगस्ट्रॉम, इज इट दिस, इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर अपॉन एच का वैल्यू जो आ जाएगा इट इज 6.626 10 टू पावर माइनस 34 इंटू लैम्डा का जो वैल्यू, सॉरी सी का वैल्यू दैट इज 3 इंटू 10 टू पावर 8. ठीक है, तो एन का वैल्यू जो आ जाएगा यहाँ पे इट विल बी हियर 6 अपॉन 5, 6 अपॉन 5 इंटू, इसमें ऐसा लिख सकते हैं इट्स 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 7. ठीक है, अपॉन 6.626 इंटू 3. ठीक है, इंटू यहाँ पे क्या होगा? 10 टू पावर माइनस 34 ऊपर जाएगा, बनेगा प्लस 34, 10 टू पावर 8 ऊपर जाएगा, बनेगा 10 टू पावर माइनस 8. ठीक है, तो ये कितना होगा? 3 1 r 3 2 r. ठीक है, 2 1 r 2 3 r 2 3 r 2 1 r 2 1 r. ठीक, 2 3 r, सॉरी. तो इसका जो आंसर आएगा इट विल बी 6 अपॉन 5 इंटू 3.313 इंटू 10 टू पावर minus 8 minus 7, it is minus 8 minus 7, it's minus 15. Minus 15 plus 34, it's equal to 10 to power, it will be 19. Is it this? 19
19, ठीक है, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, इट विल बी 10 टू पावर 19। इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे जो कि इमिट होंगे एज, शाबाश, लाइट जो इमिट होगी उसमें कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे जो कि इमिट होंगे पर सेकंड, that will be this amount 6/5 into 3.313 10 to power 9। ये आपने मैंने छोड़ दिया, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एक नंबर आ जाएगा आपके पास, इतने नंबर ऑफ फोटॉन जो कि इमिट हो गया ऐसा है, ठीक है। तो ये जो आपके पास ऐसी टाइप की न्यूमेरिकल है, इसमें सर आपने टाइम इतना दिया हमें एक्सप्लेन कराने के लिए, इसलिए दिया ताकि आपका हर एक बेसिक पॉइंट वहां पे क्लियर हो जाए। इस टाइप की न्यूमेरिकल आपको आईआईटी जेईई में या आपके पास नीट एग्जामिनेशन जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया आपके पास, चाहे सीपीएससी का एग्जाम आपके पास हो, बोर्ड्स के हो, चाहे कोई भी बोर्ड आप देते हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो आपका या सेंट्रल बोर्ड हो, आपके पास कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन आपके पास आईआईटी जेईई है, नीट एग्जामिनेशन है, उसमें इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। मैंने इतना टाइम क्यों दिया, वहां पे 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, बेसिक्स आपका क्लियर है। इफ यू नो द बेसिक्स यू कैन टैकल एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडे सेशन, ठीक है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आपकी टेक्निक कैसी हो सकती है सीखने की, बिकॉज आई डोंट कि आपकी टेक्निक कैसी है, आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, वहां पे उससे मुझे ये पता चलेगा कि आपकी जो टेक्निक है समझने की, जो मेरी टेक्निक है उसके साथ मैच होती है। इफ नॉट तो उस टेक्निक को मैं चेंज करके आपकी टेक्निक के हिसाब से बता सकता हूं, बिकॉज सीखना आपको है यहाँ पे, ठीक है। आपके हिसाब से मुझे चलना है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा, ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर जितना हो सके आप कर सकते हो, और जरूरी एक बात दैट्स आप टैप कीजिए बेल आइकन को, बिकॉज उससे क्या होगा, जो आने वाली वीडियोस होगी, लेक्चर्स होंगे, जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के रिलेटेड होगा, आगे जाके मैथ्स सेक्शन भी आ जाएगा, ठीक है। एक ही बार हर कोई चीज नहीं होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के आगे जाके हो सकता है कि एक ही दिन में सारे लेक्चर्स आ जाए। तो फिलहाल में फिजिक्स के 2-3 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं, इसी तरह केमिस्ट्री का आज था, कल इंशाल्लाह मैथमेटिक्स का होगा। तो आगे जाके बहुत सारे लेक्चर्स आपके पास मिलेंगे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए क्या मैंने लेक्चर वो अपलोड किया, उसकी इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंचे। तो टैप कीजिए बेल आइकन को आने वाले वीडियोस के बारे में पता चलने के लिए, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडे सेशन। थैंक यू।